आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के सेकंड एपिसोड को, जहां आप देखेंगे कि जब जिन्वू की सिस्टर खतरे में आती है तब जिन्वू और उसके शैडो सोल्जर्स किस हद तक चले जाते हैं। आज की ये वीडियो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि रेड गेट मिशन को कंप्लीट करने के बाद जिन्वू को एक की मिलती है और ये की कार्टनन टेम्पल की होती है, जहाँ जिन्वू बहुत जल्द वापस जाने वाला है। और अंत में हमने देखा था कि जिन्वू चाहे इनका एंट्रेंस टेस्ट लेता है क्योंकि वो उसके गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती थी, जहाँ बेरू अनकंट्रोल हो जाता है और जिन्वू को बीच में आकर चाहे इनको बचाना पड़ता है। इसके अलावा जिन्वू के पूछने पर वो एक्सेप्ट कर लेती है कि वो जिन्वू को पसंद करती है। तो चलिए अब आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ समय पहले ही जेजू आइलैंड की रेड को देखकर अमेरिकन गवर्नमेंट के फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स द्वारा जिन्वू को लालच देने के लिए उसे ये बोलकर अमेरिका बुलाया जाता है कि यहाँ एक ऐसी लेडी है जो अवेकन हुए हंटर्स की पावर्स को अपग्रेड कर देती है। जिन्वू अमेरिका आता है तो उसे सेलनर नाम की लेडी के पास ले जाया जाता है। सेलनर एक ऐसी लेडी है जो दूसरे हंटर्स की पावर्स को फील कर सकती है और उन्हें कुछ हद तक बढ़ा सकती है। सेलनर ने जब जिन्वू की पावर को देखने के लिए उसका हाथ पकड़ा था तब वो जिन्वू के डोमेन में चली गई थी और इतनी ज्यादा पावर और माना उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा वो जिन्वू के अंदर शैडो मोनार्क को भी देखती है, जिसकी आंखें सेलनर को बोल रही थी कि जिन्वू से दूर रहना, और ये डार्कनेस देखकर सेलनर की रूह तक कांप गई थी। और अब प्रेजेंट में हमें अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां फेडरल ब्यूरो के हंटर द्वारा सेलनर को जिन्वू के बारे में पूछने के लिए बुलाया जाता है। फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का ही ये बंदा बताता है कि सेलनर के हिसाब से संग जिन्वू किंग्स में से एक है। ये सुनकर चेयरमैन पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि जिन्वू नेशनल हंटर्स के लेवल की पावर्स रखता है। इसके बाद सेलनर बताती है कि जो भी अवेकन हंटर्स हैं वो दूसरी साइड से पावर्स लेते हैं और उनका दूसरी साइड से कोई रिश्ता होता है, और कुछ हंटर्स की दूसरी साइड की पावर्स बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है और जिन्वू के मामले में उसका दूसरी साइड से कोई रिश्ता नहीं है। सेलनर बताती है कि वो जिन्वू के अंदर की डार्कनेस को देखकर डर गई थी, बल्कि जिन्वू खुद ही डार्कनेस है। वो चेयरमैन को बताती है कि जिन्वू की पावर्स दूसरी साइड की नहीं है, जिन्वू ने वो पावर्स किसी से नहीं ली है। इसके अलावा वो बताती है कि जिन्वू एक ऐसा इंसान है जिसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। उसकी बात सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी हंटर्स एक लिमिट तक ही पावरफुल बन सकते हैं। इसके अलावा जो अवेकन हुए हैं उनकी भी लिमिट होती है, लेकिन जिन्वू की कोई लिमिट नहीं थी। सेलनर के जाने के बाद ये दोनों बिल्डिंग के बेसमेंट में जाने लगते हैं, क्योंकि जिन्वू को अपनी तरफ लाने का सेलनर वाला प्लान तो फेल हो चुका था। इसीलिए अब उन्हें जिन्वू को कुछ दूसरा लालच दिखाना था। नीचे जाते टाइम चेयरमैन इस बंदे को बताता है कि अमेरिका में जब सबसे पहला S रैंक गेट ब्रेक हुआ था तब अमेरिका ने दुनिया भर के देशों के पावरफुल हंटर्स को इकट्ठा किया था, और उस मिशन में केवल 5 हंटर्स ही सर्वाइव कर पाए थे, और अमेरिका ने उन 5 हंटर्स को नेशनल लेवल के अधिकार दिए थे, और वहीं से नेशनल लेवल हंटर की शुरुआत हुई थी। वो बताता है कि उस S रैंक गेट के ब्रेक होने से कैमिस ड्रैगन निकला था, जिसे कभी न बुझने वाली आग के नाम से जाना जाता था, जिसने अकेले ही 100 से ज्यादा टॉप रैंक के हंटर्स को खत्म कर दिया था। बेसमेंट के रूम में जाने के बाद ये हंटर अपने साथी को रून स्टोन दिखाता है, जो उन्हें कामिश ड्रैगन की डेड बॉडी से मिला था। चेयरमैन उसे बताता है कि रून स्टोन 8 सालों से यहीं रखा हुआ है, क्योंकि आज तक उन्हें कोई इतना पावरफुल हंटर नहीं मिला जो इस स्टोन का यूज कर सके, और इसीलिए आज तक ये स्टोन अपने मालिक का वेट कर रहा है। यहीं पर उस ड्रैगन की डेड बॉडी भी रखी हुई होती है। चेयरमैन के हिसाब से कामिश ड्रैगन एक बार फिर आएगा और इस देश को बेहतरीन गिफ्ट देगा। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं, जो खुद को देखकर यही सोच रहा होता है कि वो अब लंबा और अच्छा दिखने लगा है, क्योंकि चाहे ने उसे बोला था कि वो उसे पसंद करती है। वो अपनी सिस्टर से जाकर पूछता है कि वो उसे कैसा लगता है, जिन्हा उसे बताती है कि तुम अभी भी बेवकूफ लगते हो, जिसमें उन दोनों की नोक-झोंक हो जाती है। इसके बाद जिन्वू अपनी सिस्टर को खुद के गिल्ड के बारे में बताता है और पूछता है कि उसे सोलो प्लेयर गिल्ड नाम कैसा लगता है। सबकी तरह जिन्हा भी इस नाम को घटिया समझती है, जिसके बाद जिन्वू उससे पूछता है कि उसके हिसाब से गिल्ड का क्या नाम रखना चाहिए। तब जिन्हा उसे बताती है कि आहजिन गिल्ड कैसा रहेगा। वो बताती है कि इस नाम का मतलब आगे जाना है, और आहजिन उसकी सिस्टर के नाम का उल्टा भी लगता है। जिन्वू को भी ये नाम पसंद आ जाता है। दूसरी तरफ हम चाहे इनको देखते हैं, जो ये सोचकर लाल हो रही होती है कि उसने जिन्वू के सामने बोल दिया कि वो उसे पसंद करती है, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिन्वू के सामने किस मुंह से जाएगी। वो सोच रही होती है कि जिन्वू उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा। तभी उसे याद आता है कि जब मिन ब्योंग की शैडो ने उसे हील किया था तब उसकी सोल ने उससे बातें करी थी। मिन ब्योंग ने चाहे इनसे बोला था कि जिन्वू को बताओ कि वो अपनी पावर से संभल कर रहे। चाहे इनको ऐसा लग रहा होता है जैसे कि मिन ब्योंग बार बार उससे यही बोल रहा हो कि प्लीज जिन्वू को बताओ। इसके बाद हमें नाइट गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हंटर्स के बीच ये बात चल रही होती है कि कल ही नाइट
हंटर्स के बीच ये बात चल रही होती है कि कल ही नाइट गिल्ड के एरिया में नया गेट ओपन हुआ है और हंटर एसोसिएशन के हिसाब से ये एक टॉप टायर ए रैंक का गेट है और नाइट गिल्ड के पास केवल ए रैंक के ही हंटर्स हैं और हंटर गिल्ड इन्हें परमिशन नहीं देगा। इसीलिए ये लोग सोच रहे होते हैं कि हमें दूसरे गिल्ड की हेल्प लेनी चाहिए। वहीं सिविलियंस ए रैंक के गेट को ए रैंक के जैसे ही देखते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ए रैंक में भी टॉप टायर के गेट्स होते हैं। इसीलिए वो परेशान थे कि ये गेट उनके एरिया में है और अगर उनसे पहले किसी दूसरे गिल्ड को रेड की परमिशन मिल गई और वो उनके एरिया में आके मिशन करेंगे तो नाइट गिल्ड की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तभी वहाँ पर उनकी एक एस रैंक हीलर आती है और उन्हें सजेस्ट करती है कि हमें किसी गिल्ड की बजाय एक इंडिविजुअल हंटर की हेल्प लेनी चाहिए और वो जिन्वू के बारे में बात कर रही होती है। इन लोगों को ये आइडिया पसंद आता है और वो लोग जिन्वू से मिलकर इस मिशन के लिए उसे ऑफर करने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जिन्वू के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्वू जिन्हो से पूछता है कि आहजिन गिल्ड नाम कैसा रहेगा। जिन्हो को ये नाम पसंद आता है लेकिन उसे खुशी इस बात की ज्यादा होती है कि उसके बाद वो दोनों गिल्ड के लिए तीसरे मेंबर की बात करने लगते हैं। जिन्हो पूछता है कि चाहे इनका क्या हुआ, क्या वो टेस्ट में पास नहीं हुई। जिन्हो बताता है कि वो वैसी नहीं जैसा मैं चाहता हूँ। जिन्हो बोलता है कि वो एस रैंक हंटर है और इतनी अच्छी दिखती है और अब आपको क्या चाहिए। जिन्हो बताता है कि कोई ऐसा लाइसेंस वाला हंटर चाहिए जिसे गिल्ड के कामों में इंटरेस्ट ना हो और भरोसेमंद हो। दरअसल जिन्हो चाहता था कि कोई ऐसा इंसान हो जो सिर्फ जिन्हो के पीछे रहे, उसके बीच में ना आए और उससे कोई सवाल न करे। तभी फिर से गेट पर कोई आ जाता है। वो दोनों गेट खोलते हैं जहाँ नाइट गिल्ड का मास्टर अपने दो हंटर्स के साथ जिन्वू से मिलने आया हुआ होता है। उन्हें देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि फिर से चाहे इन होगी। नाइट गिल्ड के हंटर्स जिन्वू को गेट दिखाते हैं जो कि बुसान में खुलने वाला अब तक का सबसे बड़ा गेट था। वो लोग जिन्वू को ऑफर करते हैं कि ज्यादातर एस रैंक हंटर प्रॉफिट में से 10% लेते हैं लेकिन वो जिन्वू को 20% देंगे। लेकिन जिन्वू उन्हें 50-50 करने के लिए बोलता है। जिन्वू बताता है कि वो उनके साथ काम करेगा लेकिन उन्हें उसे गिल्ड की तरह समझना होगा, न कि इंडिविजुअल हंटर की तरह। जिन्वू उन्हें अपने गिल्ड के बारे में बताता है कि उसने अपना खुद का गिल्ड बनाया है। वो लोग इस शर्त पर जिन्वू की डील मान जाते हैं कि उसे बॉस को खत्म करना होगा। जिन्वू भी मान जाता है क्योंकि वो लोग कल ही रेड करने वाले थे, इसलिए वो जिन्वू को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। लेकिन जिन्वू उन्हें बताता है कि वो कल टाइम पर पहुंच जाएगा। इसके बाद जिन्वू अपने एक सोल्जर को उन लोगों की शैडो में छिपा देता है। तभी जिन्वू को उसकी माँ का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बुसान के बड़े से गेट के सामने नाइट गिल्ड के हंटर्स आ चुके थे। वो लोग लगातार जिन्वू को कॉल कर रहे थे क्योंकि उनकी फटी हुई थी कि वो नहीं आया तब उनका क्या होगा, क्योंकि वो लोग 5 मिनट में रेड शुरू करने वाले थे। दूसरी तरफ जिन्वू अपनी सिस्टर की स्कूल के पास सोच रहा होता है कि जिन्हा ने छाता साथ में लिया होगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ का मौसम खराब दिख रहा था। जिसके बाद जिन्वू अपने उसी सोल्जर के साथ शैडो एक्सचेंज करके वहाँ से चला जाता है जिसे उसने नाइट गिल्ड के हंटर की शैडो में छिपा दिया था। जिन्वू के जाने के बाद हमें जिन्हा के स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जहां कुछ बच्चे एक क्लासरूम के अंदर जाते हैं जो कुछ महीनों से बंद पड़ा हुआ था। तभी उन्हें वहां एक गेट दिखाई देता है। वो स्टूडेंट्स डर जाते हैं लेकिन उन्हीं में से एक स्टूडेंट बोलता है कि इस तरह के गेट सिक्योर होते हैं, इसके अंदर केवल हंटर्स अंदर जा सकते हैं लेकिन कुछ भी अंदर से बाहर नहीं आ सकता है। और वो स्टूडेंट बोलता है कि ये गेट खुलने में 1 हफ्ते लेगा और तब तक हंटर्स को इसके बारे में पता लग जाएगा। लेकिन तभी वो गेट ब्रेक हो जाता है और उससे 2 ऑर्क्स निकलते हैं और तीनों स्टूडेंट्स को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमें इन ऑर्क्स के बारे में बताया जाता है कि कुछ बीइंग्स नेचुरली प्रीडिएटर्स होते हैं लेकिन ये अपने शिकार को खोजने और पावर के मामले में इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये ऑर्क्स ब्लड और फ्लैश की स्मेल से खुद को रोक नहीं पाते हैं लेकिन ये अपने टारगेट के लिए अब तक खुद को रोके हुए थे क्योंकि इन्हें किसी टारगेट को केवल खोजने का ऑर्डर मिला था। लेकिन इससे पहले ही इनकी 6th सेंस एक्टिवेट हो गई, जिसके बाद ये खुद ही अपने टारगेट को खत्म करने का डिसाइड करता है। वो देखता है कि इस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर हैं और फ्लोर के इंसानों को खत्म करना है और वो अपने दूसरे ऑर्क को बोलता है कि मैं पहले शिकार करना स्टार्ट करूंगा, तुम जाकर हमारे भाइयों को बुलाओ। जिसके बाद ये ऑर्क्स वहाँ के स्टूडेंट्स को मारना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हमें बुसान वाले गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्वू पहुँच चुका था। वो देखता है कि ये गेट बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा वो देखता है नाइट गिल्ड के पास 12 ए रैंक और 20 बी रैंक के हंटर्स हैं। इसके अलावा इनके पास खुदाई करने वाली और सामान लाने वाली टीम भी है। वो सोचता है कि ये गिल्ड काफी बड़ा है। जिन्वू को वहाँ देखते ही वहाँ के ज्यादातर हंटर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं कि क्या वो आज की रेड को लीड करने वाला है। लेकिन जिन्वू की जगह नाइट गिल्ड का मास्टर पाक जोंगसू इस रेड को लीड करने वाला था। ये सुनते ही सभी हंटर्स की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और अब रेड शुरू करने का समय हो जाता है और सभी हंटर्स गेट के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन में एक कॉल आती है जहाँ कोई डरी हुई लड़की उन्हें कॉल करके बता रही होती है कि वो अभी स्कूल में है और वहाँ ग्रीन कलर के मॉन्स्टर्स हैं जिसने उसके
जाती है कि वहाँ ऑर्क्स हैं और उन्हें इंसानों की स्मेल आ जाती है। वो तुरंत उस लड़की को वहाँ से भागने के लिए बोलती है, लेकिन तब तक ऑर्क उसे खोज लेता है और खत्म कर देता है। और अब उस ऑर्क के कई भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं। ऑर्क्स परेशान थे क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ फंसे हुए थे, इसीलिए वो लोग एग्जिट गेट को बंद कर देते हैं। इसके बाद वो स्टूडेंट्स को खोजने लगते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स खुद को रूम में बंद किए हुए थे, लेकिन ऑर्क्स गेट को तोड़ते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। एक स्टूडेंट भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत उसे खत्म कर देते हैं। तभी दूसरा ऑर्क बताता है कि यहाँ एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर माना है। तब वो बोलता है कि उसे पहले खत्म करो। तभी हम उन्हीं स्टूडेंट्स के पीछे जिन्हा और सॉन्ग को देखते हैं, जो काफी डरी हुई होती है। जिन्हा डर कर जिन्वू को याद कर रही होती है। उसे पास आते देखकर सॉन्ग ऑर्क को मारने के लिए जाने लगती है, क्योंकि वो ई रैंक हंटर थी जिसकी पावर अवेकन हुई थी, लेकिन जिन्हा उसे रोक लेती है। ये देखकर ऑर्क्स का चीफ पूछता है कि क्या यही वो है। तब दूसरा ऑर्क बताता है कि वो इस लड़की से भी ज्यादा माना फील कर रहा है, जो कि जिन्वू की सिस्टर जिन्हा के बारे में बात कर रहा था। वो बोलता है कि वो स्मेल इसी से आ रही है और अब ये मरेगी। वो ऑर्क जिन्हा को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ रेड हाई ऑर्क आ जाता है, जो कि जिन्वू का सोल्जर है। जिन्वू ने जिन्हा की सिक्योरिटी के लिए 3 सोल्जर को उसकी शैडो में छिपा रखे थे। वो जिन्हा की शैडो से निकलकर ऑर्क का हाथ पकड़ लेता है और उसे उड़ाकर बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद बचे हुए दोनों सोल्जर भी बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ जिन्वू के साथ सभी हंटर्स डंजन के अंदर पहुँच चुके थे। अंदर आते ही उनका सामना 2 सिर वाले ओगर से होता है। वो चिल्लाकर उन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद नाइट गिल्ड के हंटर्स उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जल्द ही खत्म कर देते हैं। ओगर के खत्म होने के बाद पार्क परेशान था, क्योंकि ओगर को ग्रेव कीपर्स के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेव कीपर्स मतलब जो कब्र को खोदते हैं। ग्रेव कीपर्स हमेशा बॉस के मैनेजर के रूप में काम करते हैं और उनका सामना शुरू में ही हो गया। और इसका मतलब ये था कि बॉस से टकराने से पहले उनके सामने अनडेड की पूरी आर्मी आ सकती है। अनडेड मतलब जो मर के भी जिंदा रहते हैं, जैसे कि जिंदा स्केलेटन्स। तभी उनकी बातें सच हो जाती हैं कि जिन्वू की सिस्टर जिन्हा के बारे में बात कर रहा था। वो बोलता है कि वो स्मेल इसी से आ रही है और अब ये मरेगी। वो ऑर्क जिन्हा को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ रेड हाई ऑर्क आ जाता है, जो कि जिन्वू का सोल्जर है। जिन्वू ने जिन्हा की सिक्योरिटी के लिए 3 सोल्जर को उसकी शैडो में छिपा रखे थे। वो जिन्हा की शैडो से निकलकर ऑर्क का हाथ पकड़ लेता है और उसे उड़ाकर बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद बचे हुए दोनों सोल्जर भी बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ जिन्वू के साथ सभी हंटर्स डंजन के अंदर पहुँच चुके थे। अंदर आते ही उनका सामना 2 सिर वाले ओगर से होता है। वो चिल्लाकर उन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद नाइट गिल्ड के हंटर्स उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जल्द ही खत्म कर देते हैं। ओगर के खत्म होने के बाद पार्क परेशान था, क्योंकि ओगर को ग्रेव कीपर्स के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेव कीपर्स मतलब जो कब्र को खोदते हैं। ग्रेव कीपर्स हमेशा बॉस के मैनेजर के रूप में काम करते हैं और उनका सामना शुरू में ही हो गया। और इसका मतलब ये था कि बॉस से टकराने से पहले उनके सामने अनडेड की पूरी आर्मी आ सकती है। अनडेड मतलब जो मर के भी जिंदा रहते हैं, जैसे कि जिंदा स्केलेटन्स। तभी उनकी बातें सच हो जाती हैं। वहाँ अनडेड की पूरी आर्मी आ जाती है। अनडेड ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कुछ नहीं सोचते हैं और सीधे अटैक करना जानते हैं। हंटर्स की अब फट चुकी थी, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो पीछे हट रहे हैं, जो कि काफी अजीब था। लेकिन तभी हंटर्स देखते हैं कि वो खुद ही पीछे हट रहे हैं, जो कि काफी अजीब था। और ये देखकर पार्क बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है। वो जिन्वू से इनके बारे में पूछता है। वहीं जिन्वू ये सब देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ कोई पावरफुल होगा। तभी जिन्वू को कुछ खतरा फील होता है। जिन्वू हंटर्स को अर्जेंट काम बोलकर वहाँ से जाने लगता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं उसके बिना वो सब मारे जा सकते हैं। तब जिन्वू उन्हें बताता है कि वो यहाँ किसी को छोड़कर जाएगा जो उसके जितना पावरफुल है। इसके अलावा वो तुम सबका ख्याल भी रखेगा। जिसके बाद जिन्वू बेरू को समन करता है। वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बेरू को जेजू आइलैंड में जिन्वू के साथ फाइट करते हुए देखा था। इसके बाद जिन्वू बेरू से बोलता है कि तुम यहाँ इंसानों को प्रोटेक्ट करना। बेरू पूछता है कि जो इंसान नहीं है उनका क्या करना है। जिन्वू बोलता है तुम अपने हिसाब से देख लेना। बाद बेरू चीखता है और उसकी चीख से सभी हंटर्स की रूह कांप जाती है। उनकी बेरू के साथ रेड करने में फट रही थी। बेरू के अलावा जिन्वू 20 एक्स्ट्रा सोल्जर्स को यहाँ छोड़ देता है। हंटर्स पूछते हैं कि क्या आप इन सबको यहाँ छोड़कर जाने वाले हैं। इस पर जिन्वू बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं जाने से पहले सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से तुम लोगों का फायदा होगा। तब वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। जिन्वू शैडो एक्सचेंज की पावर का यूज 3 घंटे बाद ही कर सकता था, इसीलिए वो दौड़ते हुए डंजन के बाहर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे बहुत बुरी फीलिंग आ रही होती है। तभी उसके सामने अनडेड की पूरी आर्मी आ जाती है। जिन्वू अपने डैगर्स निकालते हुए गुस्से में उन्हें अपने रास्ते से हटने के लिए बोलता है, जिसके बाद अनडेड की पूरी आर्मी जिन्वू के सामने झुक जाती है और उसे रास्ता देती है, क्योंकि जिन्वू एक हाई क्लास नेक्रोमैंसर है जो कि मरे हुए को कमांड दे सकता है। ये देखकर जिन्वू भी हैरान था। इसके बाद जिन्वू काइसल को समन करता है और गेट से बाहर निकलकर वहाँ से चला जाता है। बाहर खड़े सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। जिन्वू काइसल से बोलता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे मेरी सिस्टर के पास ले चलो।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्वू के रेड ऑर्क उन ग्रीन ऑर्क्स को इतनी बुरी तरह से खत्म कर रहे होते हैं जैसे वो उनके सामने चींटियां हों। सभी स्टूडेंट्स हैरान थे क्योंकि खुद मॉन्स्टर्स उन्हें मॉन्स्टर्स से बचा रहे होते हैं। वहीं जिन्हा को लगता है कि जिन्वू यहीं पर होगा, इसीलिए वो रेड ऑर्क से जिन्वू के बारे में पूछती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो सोल्जर उसे आगे बढ़ने से रोकता है और सामने इशारा करते हुए बताता है कि वहाँ खतरा है और वहाँ से ऑर्क्स के पैरों के चलने की आवाज आ रही थी। वहीं हम देखते हैं कि अंदर का डंजन पूरी तरह से क्रैक हो जाता है, जिससे रेड ब्लेड ट्राइब का चीफ ग्रॉक्टर आजाद हो जाता है। वहाँ एक और ग्रॉक्टर को बताता है कि हाई ग्रुप के 3 ऑर्क्स इंसानों की हेल्प कर रहे हैं। ग्रॉक्टर बोलता है कि ग्रेट वॉरियर के ऑर्क्स हाई ऑर्क्स को नहीं हरा पाए, ये शर्म की बात है। वो अपना वेपन उठाते हुए बोलता है कि अब उन्हें खत्म करने का समय आ गया है। दूसरी तरफ बुसान के डंजन के अंदर जिन्वू की सोल्जर एंड्स चीख रही होती है, जिसे देखकर नाइट गिल्ड के हंटर्स की फट जाती है कि क्या ये सोल्जर्स हमारे ही खिलाफ हो गए हैं। गिल्ड मास्टर पार्क के साथ सभी हंटर्स वहाँ से डर कर जाने लगते हैं। तब साथी पार्क से बोलता है कि अगर हम ऐसे ही गए तो बाहर खड़े रिपोर्टर हमारी बेइज्जती कर देंगे। तब पार्क बोलता है कि सही बोल रहे हो, हम केवल इसलिए रेड को नहीं रोक सकते क्योंकि हम कुछ समन किए हुए बीस्ट से डर गए। वो खुद को किसी तरह मोटिवेट करता है और वापस चलने के लिए बोलकर पीछे मुड़ता है, लेकिन पीछे मुड़ते ही उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं क्योंकि बेरू पीछे खड़े होकर उसे देख रहा था। ये देखकर वो बोलता है कि ये कितना डरावना है। वो बेरू के साथ चलने के लिए बोलता है। बेरू अजीब सा फेस बना लेता है। पार्क को कुछ समझ नहीं आता है और वो डर कर बेरू से जाने के लिए पूछता है। तभी वहाँ एक बीस्ट आता है जिसे बेरू एक सेकंड में खत्म कर देता है और ये देखकर पार्क गिर जाता है, जिसके बाद बेरू खुद ही रेड को लीड करने का डिसाइड करता है और सोल्जर्स को लेके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हंटर्स बॉस से पूछ रहे थे कि क्या हम लोग इसे लीड करने देंगे। इसके बाद वो सब देखते हैं कि उसने एक हाई रैंक के बीस्ट को एक सेकंड में खत्म कर दिया। अब पार्क को समझ आता है कि बेरू कितना पावरफुल है। पार्क बोलता है कि क्या अब भी कोई बाहर जाना चाहता है, लेकिन पार्क के पहले ही सभी हंटर्स सोल्जर्स के पीछे जाने लगते हैं। इसके बाद हमें जिन्हा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां ग्रीन ऑर्क का चीफ ग्रॉक्टर आते ही जिन्वू के सोल्जर का हाथ काट देता है। ये देखकर सभी ग्रीन ऑर्क्स ग्रॉक्टर का नाम चिल्लाने लगते हैं। रेड ऑर्क का हाथ हील हो जाता है और वो ग्रॉक्टर पर अटैक करता है। ग्रॉक्टर बार बार हाई ऑर्क को मार रहा था, लेकिन वो हर बार वापस आ जाता है। ग्रॉक्टर समझ जाता है कि ये किसी स्पेल के अंदर है और वो कितनी बार भी उसे मार दे वो वापस आ जाएगा। ग्रॉक्टर पहले रेड ऑर्क्स को मारना चाहता था, लेकिन कोई उसे बार बार इंसानों को मारने का कमांड दे रहा था, लेकिन वो खुद को रोके हुए है। ग्रॉक्टर जानता है कि उन्हें बार बार मारने से कुछ नहीं होगा, उसे पहले स्पेल करने वाले से निपटना होगा। जिसके बाद ग्रीन ऑर्क्स को लगता है कि जिन्हा इन्हें कंट्रोल कर रही है, इसीलिए वो लड़की को पकड़ने के लिए बोलता है। हाई रेड ऑर्क उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रॉक्टर उसके सिर को उड़ा देता है और ग्रीन ऑर्क से बोलता है उस पर अटैक करते रहो, क्योंकि जब वो हील होते हैं तब अटैक नहीं कर सकते हैं। सभी ग्रीन ऑर्क्स तीनों रेड ऑर्क्स पर लगातार अटैक करते रहते हैं, जिससे वो कुछ नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद ग्रॉक्टर जिन्हा का फेस पकड़ लेता है। रेड ऑर्क्स पर लगातार अटैक करते रहते हैं, जिससे वो कुछ नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद ग्रॉक्टर जिन्हा का फेस पकड़ लेता है। ग्रॉक्टर बोलता है कि मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास मैजिक है और अब मर जाओ। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसे आसमान से जिन्वू का माना फील होता है। ग्रॉक्टर की इतनी फट जाती है कि उसका हाथ जिन्हा से छूट जाता है। जिन्वू काइसेल के साथ नीचे आ रहा था। उसे देखकर ग्रॉक्टर बोलता है कि कुछ हमारी तरफ आ रहा है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसकी इतनी फट जाती है कि वो सभी ऑर्क्स को वहाँ से पीछे हटने के लिए बोलता है। तभी वहाँ जिन्वू काइसेल के साथ एंट्री करता है, जिससे आसपास के ऑर्क्स उड़ जाते हैं। जिन्वू अब वहाँ आ चुका था। वो जिन्हा के सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम सब सेफ हो। उसे देखकर ग्रॉक्टर के पसीने आ रहे थे और वो अपना इंट्रो जिन्वू को देने लगता है, लेकिन जिन्वू गुस्से में उसकी तरफ फिंगर करते हुए बोलता है कि तू चुप रह और वहाँ से हिलना मत। ग्रॉक्टर अपना इंट्रो देने लगता है, लेकिन जिन्वू गुस्से में उसकी तरफ फिंगर करते हुए बोलता है कि तू चुप रहे और वहाँ से हिलना मत। जिन्वू अपनी सिस्टर को गले लगाते हुए बताता है कि अब सब ठीक है और देरी से आने के लिए माफी मांगता है। वो सॉन्ग के साथ सभी स्टूडेंट्स से भी पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। सॉन्ग बोलती है कि वो ठीक है, लेकिन सॉन्ग को देखकर जिन्वू समझ जाता है कि वो डरी हुई है। जिन्हा को रोते हुए देखकर जिन्वू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो इग्रिस को समन करता है और उससे बोलता है कि मेरे लिए जिन्हा का ख्याल रखना। इसके बाद जिन्वू कुछ और शैडो सोल्जर्स को समन करता है और उनसे बोलता है कि सबसे पहले यहाँ के स्टूडेंट्स को नीचे लेकर जाओ। ये देखकर ग्रॉक्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्वू गुस्से में उसे बोलता है कि मैंने बोला हिलना मत। ये सुनते ही ग्रॉक्टर की फिर से फट जाती है और वो एक जगह चुपचाप खड़ा हो जाता है। इसके बाद सोल्जर्स वहाँ फंसे स्टूडेंट्स को काइसेल में चढ़ाकर बिल्डिंग से नीचे उतारने लगते हैं। ये सब देखकर ग्रॉक्टर समझ जाता है कि कभी ना खत्म होने वाले रेड ऑर्क्स इसी के हैं। वो जिन्वू से पूछता है कि तुम कौन हो और हमारी लैंग्वेज कैसे बोल पा रहे हो, लेकिन
लेकिन जिन्वू अपना माना रिलीज करते हुए उसे और भी खतरनाक तरीके से देखने लगता है। ग्रॉक्टर अब समझ जाता है कि जिन्वू उसकी बातों का रिप्लाई देने के मूड में नहीं है, इसीलिए ग्रॉक्टर ऑर्क्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। ऑर्क्स तुरंत जिन्वू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक ऑर्क जिन्वू के सिर में अटैक करने वाला था, लेकिन जिन्वू उसका हाथ पकड़कर नीचे पटक देता है और उसे अपने पैरों से कुचलकर एक झटके में ही खत्म कर देता है। इसके बाद दो और ऑर्क्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिन्वू कमांडर्स टच की पावर को एक्टिवेट करता है और दूर से ही उन दोनों का गला पकड़ लेता है और बिना टच किए ही उन ऑर्क्स को कीड़ों की तरह मसल देता है। जिन्वू जिस तरह से उन ऑर्क्स को मार रहा था, ये सब देखकर सभी ऑर्क्स की फटी हुई थी। इसीलिए वो सभी ऑर्क्स अब एक साथ जिन्वू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन किसी का गला कट रहा था, किसी का हाथ कट रहा था, तो किसी का सिर उड़ रहा था। जिन्वू इतने गुस्से में होता है कि वो एक साथ उन सभी ऑर्क्स को खत्म कर देता है। चारों तरफ केवल ऑर्क्स का ब्लड दिखाई देता है और ये सीन काफी खतरनाक होता है। उन्हें खत्म करने के बाद जिन्वू उन ऑर्क्स के चीफ ग्रॉक्टर की तरफ आने लगता है। ये सब देखकर ग्रॉक्टर पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि इसकी उम्मीद उसने सपने में भी नहीं की होगी। जिन्वू को पास आते देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इससे पहले कि ग्रॉक्टर वहाँ से हिल भी पाता, जिन्वू उसका गला पकड़कर दीवार में पटक देता है। जिन्वू सभी मरे हुए स्टूडेंट्स की डेड बॉडी को देखता है और गुस्से में उससे पूछता है कि आखिर क्यों तुम सब इंसानों को मारने के लिए इस हद तक जा रहे हो। तब ग्रॉक्टर उसे बताता है कि हमारे दिमाग में हर वक्त एक आवाज गूंजती है कि इंसानों को खत्म कर दो। तब जिन्वू उससे पूछता है कि तो क्या मुझे मारने के लिए तुम्हारे दिमाग में कोई आवाज नहीं आई। और अब ग्रॉक्टर सच में इतना ज्यादा डर जाता है कि वो जिन्वू से माफी मांगने लगता है, लेकिन जिन्वू बोलता है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या मुझे मारने के लिए कोई आवाज नहीं आई। ग्रॉक्टर फिर से माफी मांगने लगता है। तब जिन्वू बोलता है कि मैं समझ गया कि तुम्हारे हिसाब से मैं इंसान नहीं हूँ। जिन्वू उसे बताता है कि वो उसे माफ नहीं करेगा, जिसके बाद जिन्वू उसे बहुत बुरी तरीके से खत्म कर देता है। इसके बाद हमें बुसान वाले गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नाइट गिल्ड के हंटर्स बेरू के साथ रेड कर रहे थे। डंजन के अंदर हम देखते हैं कि जिन्वू की सोल्जर एंट्स डंजन के अंदर अनडेड की पूरी आर्मी को मारकर उनकी बॉडी को खा रही होती है, लेकिन नाइट गिल्ड की ये हीलर हंटर एक एंट के मुंह से अनडेड की बॉडी को खींच रही थी। वो उस एंट से बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये वैम्पायर बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, इसीलिए इन्हें प्लीज मत खाओ। लेकिन वो एंट उस लड़की को पंजे मारते हुए उस अनडेड को चट कर जाती है। वो एंट उस लड़की पर चीखते हुए गुस्सा दिखाती है, लेकिन तभी बेरू वहाँ आकर उस एंट को रोक लेता है और उस लड़की को हील कर देता है। वो बेरू को थैंक यू बोलती है। इसके बाद बेरू सभी एंट्स को लेकर बॉस के रूम की तरफ जाने लगता है और पीछे खड़ी वो हंटर ये देखकर हैरान थी कि किसी समन का हीलिंग मैजिक उससे बेहतर कैसे है। तभी हम बॉस के रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पहले ही नाइट गिल्ड के हंटर्स पहुँच चुके थे, जहाँ हंटर्स की ये देखकर फट जाती है कि डंजन का बॉस आर्चलिच है। इसके अलावा वो देखते हैं कि उसके साथ 10 और डेथ नाइट्स हैं। आर्चलिच अनडेड मॉन्स्टर्स की एक स्पीशीज है जो S रैंक या फिर टॉप टायर A रैंक के गेट्स में ही दिखाई देते हैं। इन्हीं में से एक ने कुछ साल पहले अकेले ही चीन के गॉड ड्रैगन गिल्ड को खत्म कर दिया था और ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इनके सामने कोई S रैंक हंटर ही टिक सकता है। आर्चलिच में जिन्वू की तरह नेक्रोमैंसर की पावर्स होती है, जो मरे हुए को कमांड दे सकते हैं। इसके अलावा ये उन सभी मरे हुए को रिवाइव कर सकते हैं जिनकी बॉडी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। आर्चलिच को देखकर नाइट गिल्ड का मास्टर पार्क समझ गया था कि इसे हराना उनके लिए इम्पॉसिबल है। उसके पीछे का हंटर बोलता है कि अब हम क्या करें। तभी पार्क देखता है कि उनके पीछे से भी अनडेड की आर्मी आ रही है। तभी उनकी हीलर हंटर आके बताती है कि ये वही अनडेड्स हैं जिन्हें एंट्स ने खा लिया था। पार्क तुरंत उसे वहाँ का गेट बंद करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो सेक्रेड शील्ड का यूज करती है और अनडेड्स को रोक कर रखती है। पार्क समझ जाता है कि उनके बचने के सभी रास्ते बंद होते जा रहे हैं और अब वो जिन्वू के बिना नहीं बच सकते हैं। इसके बाद वो हंटर अपने मास्टर पार्क को बताती है कि वो अनडेड्स को 5 मिनट से ज्यादा नहीं रोक सकती है। अब नाइट गिल्ड के सभी हंटर्स वहाँ फंस चुके थे, लेकिन तभी वहाँ बेरू आ जाता है। बेरू को देखकर आर्चलिच बोलता है कि तुम तो शैडो आर्मी से हो। वो बेरू से पूछता है कि आखिर किंग की पर्सनल आर्मी हम पर अटैक करने के लिए यहाँ पर क्यों है। तब बेरू उसे बताता है कि हमें खुद किंग ने चुना है और तुम्हें नहीं चुना है। ये सुनकर आर्चलिच हैरान हो जाता है और उसे विश्वास नहीं होता है। आर्चलिच बोलता है कि मैं खुद किंग से बात करूंगा, लेकिन तभी बेरू उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम मरने वाले हो, इसीलिए बहुत कुछ होगा बात करने के लिए। बेरू उसके गले में लटके हुए पेंडेंट में अटैक कर देता है जो उसका हार्ट है और इस तरह आर्चलिच बेरू के एक ही अटैक में खत्म हो जाता है। सभी हंटर्स हैरान थे कि इसने आर्चलिच को एक पंच में ही खत्म कर दिया। इसके अलावा वो देखते हैं कि आर्चलिच के मरते ही अनडेड की पूरी आर्मी भी अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसके बाद बेरू फिर से चीखता है। उसे देखकर पार्क बताता है कि उसे पता था कि ये पावरफुल है, लेकिन इतना पावरफुल होगा उसने कभी नहीं सोचा था। दूसरा हंटर बोलता है कि इनके जैसे सोल्जर्स के होते हुए जिन्वू को गेट के अंदर आने की भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने सोल्जर्स के दम पर ही डंजन्स क्लियर कर सकता है। पार्क
जिन्वू अकेले ही रेड कंप्लीट कर सकता है, लेकिन वो अकेले रेड पर नहीं जा सकता है। इसके लिए उन्हें मिनिमम हंटर्स ले जाने वाला रूल फॉलो करना होगा। इसीलिए नाइट गिल्ड ये प्लान बनाता है कि नाइट गिल्ड जिन्वू को अपने उतने हंटर्स देगा जितना रेड में जाने के लिए जरूरी होते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उनके हंटर्स की स्किल बढ़ेगी और वो उसकी मेहनत का फल भी खाएंगे। दूसरी तरफ हम जिन्हा के स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ ऑर्क्स द्वारा मारे गए स्टूडेंट्स की डेड बॉडी को निकालने का काम चल रहा था। दूसरी तरफ हम जिन्वू को गोगनही के साथ एक कार में जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो स्कूल में बचे हुए और मारे गए स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद गोगनही जिन्वू को एक चार्ट दिखाता है, जिसमें अजीब ये था कि पूरी दुनिया में लगातार गेट खुलने के नंबर्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा वो एक और अजीब बात बताता है कि लगातार अवेकन हुए हंटर्स के भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। जिसके बाद जिन्वू सोचने लगता है कि ये दुनिया अपना बैलेंस बना रही है और बदलाव आ रहा है। इसके बाद जिन्वू गोगनही से पूछता है कि वो उससे बात क्यों करना चाहता है। तब गोगनही बताता है कि जापान, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के सभी देश जिन्वू से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो जिन्वू को खुद के देश में लाना चाहते थे। इसीलिए गोगनही जिन्वू से रिक्वेस्ट करता है कि वो कोरिया छोड़कर ना जाए, क्योंकि उनके पास उसे मिलाकर केवल 10 एस रैंक हंटर थे, जिसमें 2 मारे गए और एक अमेरिका चला गया। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि अब जिन्वू भी कोरिया छोड़कर जाए। इसके बाद वो जिन्वू को उसी हॉस्पिटल के पास छोड़ता है जहाँ जिन्हा को लाया गया था। गोगनही उससे फिर से रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि तुम हमें जरूर बताना जो हम तुम्हारे लिए कर सके। तब जिन्वू गोगनही को बताता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे अकेले रेड मिशन करने दिया जाए, मतलब रेड के लिए उसे मिनिमम हंटर ले जाने वाला रूल ना फॉलो करना पड़े। गोगनही हैरान हो जाता है और बताता है कि ये रूल हंटर्स को बचाने के लिए बनाया गया है। इसके बाद वो समझ जाता है कि जिन्वू अकेले रेड करना चाहता है, इसीलिए उसने अपना खुद का गिल्ड बनाया है। पहले तो गोगनही को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि जिन्वू कोरिया छोड़कर चला जाए, इसीलिए वो जिन्वू की बात मान जाता है। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके नेक्स्ट पार्ट के लिए कॉमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।